डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में जिस जल घुलनशील विटामिन के जानकारी देने जा रही हूँ वह है नियासिन, या जिसे हम विटामिन B3 भी कहते हैं या निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है। नियासिन को पेलेग्रा विरोधक विटामिन भी कहा जाता है। नियासिन नियासिन तत्व की खोज पेलेग्रा रोग से हुई थी। पेलेग्रा, जिसका अर्थ होता है खुरदरी त्वचा। इस रोग की खोज सन 1735 में स्पेन के वैज्ञानिक कैसलस द्वारा हुई थी। स्पेन में इस रोग से अधिकतर जो पीड़ित व्यक्ति थे मस्तिष्क रोग के शिकार हो जाते थे और फाइनली वो व्यक्ति जो है वो मर जाता था। चिकित्सकों का अनुमान था कि इन लोगों के आहार में मक्का अधिक होती थी और मक्के में उपस्थित कोई विषाक्त पदार्थ या किसी तरह का जीवाणु का संक्रमण या ये लोग अधिक धूप में कार्य करते थे इसलिए या आहार में ट्रिप्टोफैन की कमी की वजह से यह रोग उनमें हो जाता था। 1915 में वैज्ञानिक गोल्डबर्गर ने 12 कैदियों पर परीक्षण किया। कैदियों के आहार में केवल शक्करकंद, मक्के की रोटी, चावल, पत्ता गोभी, बिस्कुट, काली चाय, कॉफी जो कि बिना दूध की बनी हुई थी, उन्हें कई सप्ताह तक खाने को दी। कुछ ही सप्ताह बाद इनके सिर में दर्द, पेट में दर्द, जी मचलाना, चक्कर आना, कमजोरी आदि लक्षण दिखाई देने लगे। 5 माह बाद यह देखा गया कि उन कैदियों को पेलेग्रा नामक रोग हो गया है। अतः उन्होंने यह प्रमाणित किया कि यह रोग जो हुआ है यह किसी विटामिन की कमी से हुआ है। इसके बाद सन 1922 में गोल्डबर्गर ने अपने शोधों द्वारा यह प्रमाणित किया कि शुष्क जो खमीर है या लीवर है, जब रोगी को खिलाया जाता है तो वो रोग ठीक हो जाता है। और उन्होंने जो ओवरऑल जो प्रयोग हुए और उसको जो कंक्लूजन निकाला या उसका जो निष्कर्ष निकाला, उसे ये पता चला कि खमीर में पेलेग्रा निरोधक तत्व होते हैं जो कि इस रोग का उपचार करते हैं। इस विटामिन को नियासिन तथा नियासिनामाइड नाम दिया। अन्य देशों में नियासिन को निकोटिनिक अम्ल या निकोटिन अमाइड भी नाम लिया जाता है या यूज किया जाता है। जब हम नियासिन की रासायनिक विशेषताओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो नियासिन होता है वह गर्म जल में घुलनशील होता है। ठंडे जल में घुलनशील तो होता है बच्चों, पर थोड़ा कम घुलनशील होता है। इसका रंग सफेद होता है, सुई के आकार का रवेदार पदार्थ होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। यह अम्ल, क्षार, ताप तथा ऑक्सीजन इन सभी के प्रति स्थिर होता है, अर्थात यह जो है नष्ट नहीं होता है। अब इस स्लाइड में हम देख रहे हैं बच्चों नियासिन के कार्य। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है नियासिन का कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के उपापचय में। नियासिन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियासिन के दो कोएंजाइम होते हैं, एक होता है NAD, दूसरा होता है NADP। NAD का जो फुल फॉर्म है वो है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। NADP का जो फुल फॉर्म है बच्चों वो है निकोटिनोअमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। दोनों ही जो कोएंजाइम है कई महत्वपूर्ण एंजाइम की जो क्रिया होती है उनको संपन्न कराने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं या अपना सक्रिय योगदान करते हैं। यह जो कोएंजाइम है या ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाओं में यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो क्रियाएं होती है इसमें भाग लेते हैं। यह कोएंजाइम शरीर में करीब 35 प्रकार की एंजाइमेटिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना, मैलिक अम्ल को ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में बदलना, लैक्टिक अम्ल को पायरुविक अम्ल में बदलना, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक अम्ल में बदलना आदि कुछ क्रियाओं के उदाहरण हैं। दूसरा इसका कार्य होता है नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में। नियासिन हमारे शरीर में नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। नियासिन की कमी से व्यक्ति सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग से
पीड़ित हो जाता है। शारीरिक वृद्धि में भी नियासिन मदद करता है। कुछ हद तक यह शारीरिक वृद्धि की गति को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अलावा नियासिन आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में, साथ में आंखों की ज्योति बरकरार रखने में भी सहायक होता है। यह विटामिन ए को रेटिनल में परिवर्तित करने में मदद करता है। इसके अलावा नियासिन का हमारे शरीर में कार्य होता है कि यह त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। त्वचा को स्वस्थ व कांतिमय बनाने के लिए नियासिन अति आवश्यक होता है। इसके अभाव में बच्चों त्वचा पर फोड़े फुंसियां एवं घाव हो जाते हैं। त्वचा कठोर, खुरदरी, रूखी सूखी एवं बेजान हो जाती है। साथ में त्वचा की जो चमक होती है वह भी समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे नियासिन की कमी के प्रभाव की, कि नियासिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है और इसका यह नाम क्यों पड़ा है। लंबे समय तक हमारे शरीर में अगर नियासिन की कमी रहती है तो जो रोग होता है उसका नाम होता है पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग जो है इसको 3D रोग कहा जाता था बच्चों अभी तक। आजकल इसे 4D भी रोग कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है 4D का मतलब क्या है, क्योंकि इससे होने वाली जो बीमारियां है उसका जो फर्स्ट लेटर है वह डी से स्टार्ट होता है और इसी वजह से इसको 4D कहा जाता है। यानी इसमें प्रथम अक्षर जो है वो डी होता है। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं डायरिया की, यानी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई या पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स हुई, है ना। सेकेंड बात कर रहे हैं डर्मेटाइटिस, यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई। थर्ड जो है डिमेंशिया, यानी हमारी दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई। और फोर्थ ये है कि अगर हम इन तीनों बीमारियां होने के बाद भी व्यक्ति का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति की डेथ तक भी हो जाती है। और ये चारों ही जो बीमारियां हैं बच्चों, ये चारों ही डी से स्टार्ट होती है और इसीलिए 4D कहा जाता है और किसी समय में इसे केवल 3D वर्ड ही यूज किया जाता था। यानी नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है और पेलेग्रा रोग में जो हम बीमारियां पढ़ेंगे वह सारी ही बीमारियां आपके डी लेटर से स्टार्ट हो रही है। तो अब हम बात करेंगे नियासिन की कमी के प्रभाव के ऊपर। पाचन संबंधी विकार, यानी ये पेट से रिलेटेड बीमारियां होती है। मुंह में छाले हो जाते हैं। जीभ जो पहले गुलाबी लाल रंग की होती है वह गहरी गुलाबी हो जाती है और कई बार इसका रंग जो है वो बैंगनी हो जाता है। जीभ पर घाव, संक्रमण हो जाते हैं जिसके कारण से खाना चबाने निगलने में कठिनाई होती है। यानी जीभ जो है हमारी वो सबसे पहले अफेक्टेड होती है। जी मचलाने लगता है व्यक्ति का, उल्टी आदि लक्षण भी पाए जाते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति में अतिसार या डायरिया जो कि डी से स्टार्ट होता है वह होने लग जाता है। कई बार मल के साथ श्लेष्मा तथा रक्त भी आने लगता है। इसके अलावा स्टमक में जो HCl बनता है हमारे पेट में, उसकी जो मात्रा होती है उसमें कमी आ जाती है और कमी आ जाने के कारण से आपको पता है कि आयरन का कन्वर्जन उस रूप में नहीं हो पाता है जिससे कि हम उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ये हमने अच्छे से आयरन वाला जो वीडियो है या लोह तत्व वाला जो वीडियो है उसमें हमने समझाया है। फेरस फॉर्म उसकी, और उसके लिए विटामिन सी या आपका एसिड मीडियम होना जरूरी होता है और जब कन्वर्जन नहीं होगा तो उसका अवशोषण नहीं होगा और अवशोषण नहीं होगा तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और एनीमिया रोग हो जाएगा, यानी रक्त अल्पता हो जाएगी व्यक्ति को। इन सभी के कारण से व्यक्ति को कमजोरी आ जाती है और उसके वजन में गिरावट भी आ जाती है। दूसरा है त्वचा संबंधी विकार, जैसे कि डर्मेटाइटिस कहा था कि शरीर के खुले भाग जैसे कि हाथ, पैर, गला, घुटना, जो भी चीजें हैं आदि पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसके कारण से वहां के जो हिस्से हैं उसमें डर्मेटाइटिस हो जाता है, अर्थात वहां की जो त्वचा है वो लाल होने लग जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, दाने निकल आते हैं, जलन होती है, दर्द होता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। कई बार जो घाव होते हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और इनमें से रक्त स्त्राव यानी खून भी बहने लग जाता है। धूप एवं गर्म वातावरण में कार्य करने से स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अगर उस व्यक्ति को धूप में कार्य करना पड़ता है या
ड्राई एनवायरनमेंट के साथ हॉट एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें जो है और भी गंभीर हो जाती है। तीसरा है नाड़ी संस्थान संबंधी विकार, जिसमें हमें डिमेंशिया लिखा था। इसमें व्यक्ति को जल्दी भूलने की आदत हो जाती है, या वो व्यक्ति जल्दी भूलने लगता है, नींद कम आने लग जाती है, व्यक्ति को चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी जो मानसिक स्थिति है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, साथ में उसका सिरदर्द रहने लग जाता है, और मल और मूत्र का जो विसर्जन है उस पे नियंत्रण नहीं रहता है, मतलब अनैच्छिक मल एवं मूत्र का विसर्जन होने लग जाता है और उसके लिए काफी सारी परेशानियां बढ़ जाती है। धीरे धीरे पागलपन की स्थिति भी आ जाती है, तथा यह जब स्थिति बहुत अधिक गंभीर हो जाती है तो फोर्थ जो स्टेज है, जैसे कि मृत्यु कहा जाता है या डेथ कहा जाता है, वो स्थिति भी व्यक्ति की आ सकती है। अब हम बात करेंगे प्राप्ति के साधन की या सोर्सेस की। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि मांस, मछली, मूंगफली आदि जिनमें पाए जाते हैं उनमें अच्छी मात्रा में नियासिन पाया जाता है। सूखा खमीर जो होता है नियासिन का उत्कृष्ट साधन होता है। उत्तम श्रेणी के प्रोटीन युक्त आहार लेने से ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, जो शरीर में नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हमने उच्च श्रेणी का प्रोटीन युक्त आहार लिया तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बना, स्पेशली अगर उसमें ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो ये जो ट्रिप्टोफैन है हमारे शरीर में जाके नियासिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि कितना मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन जो है नियासिन में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिखा है 60 मिलीग्राम जो ट्रिप्टोफैन होता है वो हमारे शरीर में 1 मिलीग्राम नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। अगर हमारे आहार में नियासिन कम है पर ट्रिप्टोफैन बहुत अधिक मात्रा में है तो भी नियासिन की कमी नहीं होती है, बिकॉज ये ट्रिप्टोफैन शरीर में नियासिन में कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण से मक्का में जो है नियासिन जो है नियासिटीन के फॉर्म में पाया जाता है, या हम ये कहें नियासिटीन नामक जटिल यौगिक के रूप में रहता है, जो पकाने पर भी मतलब उसको जब कुकिंग करते हैं उस समय भी नियासिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये जो नियासिटीन होता है इस स्थिति में या इस रूप में शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, इसलिए जो लोग मक्के का अधिक सेवन करते हैं उन लोगों में नियासिन की कमी हो जाती है, क्योंकि मक्के के अंदर जो नियासिन उपस्थित तो है परंतु नियासिटीन फॉर्म में पाया जाता है, इस कारण से। परंतु कई लोग जो है मक्के को चूने के पानी से क्रिया करवाने के बाद उपयोग में लेते हैं। जैसे राजस्थान में जब मक्की का आटा यूज किया जाता है, उसके ढोकले वगैरह बनाए जाते हैं तो खार में बनाए जाते हैं, है ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, नियासिटीन वापस से नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कुकिंग पे तो नहीं हो रहा है बट ये क्षार से क्रिया करके हो रहा है, और शरीर द्वारा ये फॉर्म जो होती है नियासिन फॉर्म वो अवशोषित हो जाती है, यानी व्यक्ति के अंदर जो है नियासिन की फिर कमी नहीं होगी। अब हम इसकी दैनिक आवश्यकता की बात कर रहे हैं। ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार ही थायमीन और राइबोफ्लेविन की तरह ही इसकी आवश्यकता भी प्रभावित होती है। 1000 किलो कैलोरी पर इसकी आवश्यकता 6.6 मिलीग्राम होती है। जैसे हमने देखा थायमीन में 0.5 होती है ना, और नियासिन की जो रिक्वायरमेंट है वो 6.6 हुई। यानी अगर किसी की 2000 रिक्वायरमेंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे 13.2 हो जाएगी। अगर हम ICMR की टेबल को देखें तो उन्होंने दिया है 0 से 6 माह का जो बच्चा होता है उसकी आवश्यकता होती है 710 माइक्रोग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार। 6 से 12 माह का जो बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट है 650 माइक्रोग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार। इसी तरीके से 1 से 3 वर्ष के बच्चे की आवश्यकता है 8 मिलीग्राम, 4 से 6 वर्ष के बच्चे की आवश्यकता है 11 मिलीग्राम, 7 से 9 साल के बच्चे की आवश्यकता होती है 13 मिलीग्राम। 10 से 12 साल के लड़के की आवश्यकता है 15 मिलीग्राम, 10 से 12 साल की लड़की की आवश्यकता है 13 मिलीग्राम। इसी तरीके से 13 से 15 साल के लड़के और लड़कियों की आवश्यकता है 16 और 14 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसी तरीके से 16 से 18 साल के लड़के और लड़कियों की आवश्यकता है 17 और 14 मिलीग्राम प्रतिदिन। जब हम वयस्क पुरुष की आवश्यकता को देखते हैं तो कम क्रियाशील जो व्यक्ति है उसकी रिक्वायरमेंट है 16 मिलीग्राम, जबकि मध्यम क्रियाशील की है 18 मिलीग्राम,
और अधिक क्रियाशील व्यक्ति की रिक्वायरमेंट 21 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ इनकी जो रिक्वायरमेंट या आवश्यकता होती है वो परिवर्तित होती है और वह बढ़ के हो जाती है। इसी कारण से एक अधिक क्रियाशील पुरुष की जो रिक्वायरमेंट है वो कम क्रियाशील पुरुष के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जब वयस्क महिला की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है तो कम क्रियाशील महिला की रिक्वायरमेंट है 12, मध्यम क्रियाशील की है 14, अधिक क्रियाशील महिला की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है 16। गर्भावस्था में ये जो रिक्वायरमेंट है +2 हो जाती है, यानी जिस भी तरह का श्रम करने वाली महिला है उसकी रिक्वायरमेंट में यह +2 जो है वह ऐड हो जाएगा। स्तनपान अवस्था जो कि 0 से 6 माह का शिशु वाली है और 7 से 12 माह के शिशु वाली अवस्था है, यानी जिसका बच्चा अगर 6 माह तक का है तो उस मदर्स की जो रिक्वायरमेंट है वह +4 होती है। वह जिस भी तरह की कार्य करने वाली महिला है उसकी रिक्वायरमेंट में +4 हो जाएगा। इसी तरीके से जिसका बेबी 7 से 12 महीने का है उसकी रिक्वायरमेंट +3 होती है और कार्य के आधार पे वो उसमें ऐड हो जाएगी। आज की इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको नियासिन क्या है, क्या उसकी रासायनिक विशेषताएं हैं, क्या शरीर में कार्य है, उसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, उसके प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं और इसके अलावा हमारे शरीर में नियासिन की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है और यह टॉपिक जो है आज का हमारा यह समाप्त है। थैंक यू बच्चों।